हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा जठराग्नि के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। शरीर के अंदर कितनी धातुएं होती हैं और किस तरीके से उनका न्यूट्रिशन होता है और किस तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट आपके हेयर, आईज और बोन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, थोड़ा सा ओपन माइंड के साथ में इसको समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो ऐसे ही नहीं है, मस्ती वाला नहीं है, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रेफरेंस बता देती हूँ। आज हम चरक संहिता चिकित्सा स्थान गृहिणी चिकित्सा अध्याय से पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए, हम जो कुछ भी खाना पीना खाते हैं, ठीक, जो भी आपने खाना पीना खाया, चाहे वो रोटी है, चाहे वो पिज्जा है, या फिर कोई और मैकडोनल्ड की टिक्की है, या जो कुछ भी आपने जो भी खाना पीना खाया, वह सबसे पहले आपकी जठराग्नि के संपर्क में आता है। हमारे पेट में एक अग्नि होती है जो कि खाना पचाने का काम करती है। यह जठराग्नि जैसे ही आहार उसके पास में आता है, उसको पचाने का काम चालू कर देती है। इस सारे प्रोसेस में वात पित्त कफ का अपना एक इन्वॉल्वमेंस होता है, कौन सी वायु क्या काम करेगी, लेकिन वो एक दूसरा टॉपिक है या फिर एक दूसरा कंप्लीट वीडियो उस पर बन सकता है, तो अभी हम उसको छोड़ देते हैं। आपने भोजन किया, जठराग्नि के साथ में संपर्क में आया, उसके बाद जो भी वो खाना था उसके दो भाग बन जाते हैं। एक भाग होता है प्रसाद भाग और दूसरा होता है मल भाग। प्रसाद का मतलब है जो उत्तम है, जो अच्छा है, और मल का मतलब है जो वेस्ट है, जिसे शरीर से बाहर निकलना है। यह जो प्रसाद भाग है, इसके अंदर सारा न्यूट्रिशन होता है और सारी चीजें इसके अंदर इकट्ठा रहती है जो भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। और जो मल भाग है, ये हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर जो ये मल बना है, ये एक तरीके का मैक्सिमम अमाउंट है। जो कुछ भी हमारे यूरिन से या स्टूल के थ्रू निकलता है, उसका बहुत सारा 60% भाग है जो यहीं पर बन जाता है। इसमें सारे जो भारी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जितने भी फाइबर्स होते हैं या जो भी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इस भाग में आ जाते हैं। अब जो प्रसाद भाग बना, जिसमें से न्यूट्रिशन है, जो पूरा का पूरा हमारे शरीर को पोषण देने वाला है, यह जो प्रसाद भाग है, इसके 3 भाग हो जाते हैं फिर से। पहला भाग जिसके ऊपर रसाग्नि काम करेगी, ठीक है, प्रसाद भाग बना, इसके ऊपर रसाग्नि काम करेगी। यह रसाग्नि इस प्रसाद भाग को 3 पार्ट में कन्वर्ट कर देती है। पहला पार्ट फिर से प्रमुख प्रसाद भाग, दूसरा सूक्ष्म भाग और अंत में मल भाग, ठीक है। यहां पर प्रसाद भाग से बनेगी रस धातु, और यह रस धातु हमारे शरीर में जो कुछ भी काम हो रहा है, जो भी रस के काम होते हैं, उसको कंप्लीट कराएगी। दूसरा एक पार्ट होता है जिससे आगे की उत्तरोत्तर जो धातुएं हैं, रस से रक्त, रक्त से मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, एक दूसरे धातुओं को वो आगे कन्वर्ट करती जाएंगी, और फिर बनता है मल भाग। अब ये जो पहले मल बना था वो भी है। अब जितनी बार बॉडी आपकी प्यूरिफाई करती जाएगी, उतनी बार थोड़ा बहुत तो कुछ वेस्ट मटेरियल निकलेगा ना। तो यहाँ जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, रस धातु का जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो कहलाता है कफ। ये वात पित्त कफ वाला कफ नहीं है, ये कफ यानी कि म्यूकस। हमारे शरीर में जो भी गले में खराश महसूस हो रही है, आपको आंख, नाक, कान, गले में जो कफ महसूस होता है, सर्दी जुकाम के टाइम पर जो अवरोध उत्पन्न हो जाता है, ये वो वाला कफ है। ये जो कफ है, ये रस धातु का मल होता है। जब भी आपको सर्दी जुकाम खांसी होती है और आपको गले में काफी सारा कफ महसूस होता है, तो वहां पर ये पर्टिकुलर कफ प्रॉब्लम नहीं होता, ये रसाग्नि की दुष्टि होती है। रसाग्नि जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, उसकी वजह से आपको कफ का या तो ज्यादा फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर कफ है वो शरीर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। ये बन गया आपका रस धातु। अब ये रस धातु बनी है, ये आपके शरीर में जो भी रस धातु के काम है उसको करेगी। अब जो दूसरा जो भाग था, जो थोड़ा सा बचा हुआ भाग था, इसके ऊपर काम करेगी रक्ताग्नि, ठीक है। रक्ताग्नि, अग्नि का एक और टाइप रक्ताग्नि। यह रक्ताग्नि फिर से इसको 3 पार्ट में कन्वर्ट कर देगी। एक पार्ट जिससे रक्त बनेगा, यस, रक्त हमारे शरीर का ब्लड। यह रक्त हमारे शरीर में जो भी कुछ काम करना है, जो भी रक्त के काम होते हैं, उसको कंप्लीट कराएगा, ठीक है। दूसरा एक भाग बनेगा जिससे आगे की उत्तरोत्तर धातुएं बढ़ती जाएगी, और एक भाग बनेगा मल। रक्त का मल होता है पित्त। अब यहाँ पर फिर से वात पित्त कफ वाला पित्त नहीं, यहाँ पर पित्त जिसको आप लोग ज्यादा जनरली जानते हैं। पित्त मतलब गर्मी। जब आप महसूस करते हैं ना कि आपके हाथ पैरों में जलन ज्यादा हो रही है, आपके तलवे ज्यादा जल रहे हैं, आपको पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, आपकी आंखें जल रही हैं, मुंह से बदबू आ रही है, पसीने से बदबू आ रही है, पेशाब से बदबू आ रही है, मल से ज्यादा बदबू आ रही है, ऐसे समय पर आपके शरीर में ये वाला पित्त है जो बढ़ा हुआ रहता है, यानी कि आपके शरीर में रक्त धातु की दुष्टि रहती है।
अब यहाँ पर यदि हम किसी मॉडर्न चिकित्सा के पास में जाएं तो आंखों की बीमारी है, आंखों में जलन हो रही है तो भी वो आपको एक एंटासिड दे देंगे। आपको यदि मल में से बदबू ज्यादा आ रही है तो भी वहां पर आपको पर्टिकुलर उस ऑर्गन की दवाइयां दे देंगे। लेकिन यहाँ पर दृष्टि हो रही है पित्त की। यहाँ आपका पित्त ज्यादा बढ़ गया है, और पित्त ज्यादा क्यों बढ़ गया है? क्योंकि आपकी रक्ताग्नि की दृष्टि है, यानी कि आपकी रक्त धातु दूषित है। ठीक है, अब ये जो प्रसाद भाग बना था, ठीक है, उससे तो रक्त धातु ने अपना काम कर लिया। एक प्रसाद भाग के साथ में दूसरा सूक्ष्म भाग बना था। इस सूक्ष्म भाग के ऊपर अब वापस काम करेगी मांसाग्नि। सबसे पहले रस, फिर रक्त, फिर मांस, इसके ऊपर मांसाग्नि काम करेगी और फिर से इसको 3 पार्ट में कन्वर्ट कर देगी। पहले पार्ट से शरीर में मांस धातु बनेगी। हमारा जो कुछ भी मस्कुलर ऑर्गन्स हैं, चाहे वो हमारे हाथ पैर की मसल्स हों, चाहे हमारे जेनाइटल ऑर्गन की मसल्स हों, चाहे लिवर की मसल्स हों, चाहे स्टमक की मसल्स हों, या किडनी में, जो कुछ भी हमारे शरीर में मस्कुलर पार्ट है वो इस मांस धातु के कारण बनता है। ठीक है, और इसको बनाने का काम मांसाग्नि करती है। यह जो मांस धातु बनी है वो मांस के अपने काम करेगी, जो भी हमारे शरीर में मस्कुलर ऑर्गन के काम होते हैं। इसके साथ में दूसरा एक सूक्ष्म पार्ट बनेगा जिससे आगे की धातुएं वृद्धि होती जाएंगी, और एक भाग बनेगा मल। फिर से, क्योंकि जितनी बार छानोगे कुछ तो वेस्ट निकलने वाला है ना, तो वहां पर सबसे पहले क्या निकला था? कफ निकला था पहले रस धातु से, उसके बाद निकला पित्त। मांस धातु से जो मल निकलता है उसको बोलते हैं खमल। खमल, खा का अर्थ होता है कुछ भी चीज का रिक्त हो जाना। खा मतलब होता है रिक्त होना। ठीक है, अब जहां कहीं भी हमारी बॉडी में ऐसी प्रक्रिया थी कि कोई भी चीज खाली होनी चाहिए थी, कोई भी लाइन है, कोई भी ब्लड वेसल्स है, कोई भी पाथ है जिसको खाली होना चाहिए था, वहां पर जब भी ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होता है तब वहां पर इसी मांसाग्नि की दृष्टि होती है। ठीक है, अब आपके शरीर में चाहे रीनल स्टोन बन रहा हो, जैसे किडनी स्टोन बोलते हैं, ठीक है, चाहे आपको कोलिलेथियसिस हो रहा हो, यानी कि पित्त की थैली में पथरी बन रही हो, चाहे आपको हार्ट की जो ब्लड वेसल्स होती है वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो रहा हो, ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकते हैं, चाहे आपके ब्रेन में कोई क्लॉट जमा हो गया हो, जहां कहीं पर भी जिसको खाली होना चाहिए था लेकिन बॉडी की किसी पैथोफिजियोलॉजी के कारण वहां पर कुछ भी अवरोध हो जाएगा, उसे मांसाग्नि की दृष्टि कहा जाता है। यही कारण है कि यदि आप रीनल स्टोन के ट्रीटमेंट में सर्जरी करा भी लेते हो तो आप सर्जरी करके एक बार स्टोन को निकाल देते हो, 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने बाद वापस स्टोन बन जाता है। क्यों? क्योंकि मांसाग्नि की दृष्टि है यहाँ पर पेशाब में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आपकी अग्नि की दृष्टि है कि वो इस तरीके से स्टोन को फॉर्म कर रही है। यही प्रॉब्लम होती है हार्ट अटैक के साथ में। यदि किसी को हार्ट अटैक आया, आपने उनकी सर्जरी करा ली, इस केस में सर्जरी आपको करानी पड़ेगी क्योंकि हार्ट उतना टाइम वेट नहीं कर सकता। लेकिन एक बार आपने सर्जरी करा ली, लेकिन उसके बाद आपने अपनी बाद में लाइफ स्टाइल और बाकी सारी चीजों पे ध्यान नहीं दिया, तो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद वापस वो प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। ब्रेन के साथ भी ऐसे ही होता है, या जहां कहीं पर भी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो रहा हो। अब एक बात यहाँ क्लियर कर दूं, यहाँ अगर आपने बाहर से कुछ खाया पिया है और उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है तो यहाँ पर वो बात नहीं हो रही है। मान लो आपने चना खाया और चना नाक में डाल लिया और नाक में जाके ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, और आप मेरे को बोलो कि नहीं मांसाग्नि का ऑब्स्ट्रक्शन है, चने का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो भैया माफ करो, आपके लिए मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो। अब उसके बाद मांसाग्नि ने अपना काम कर दिया, मांस धातु बन गई, जो भी आपका जो वेस्ट मटेरियल निकला उससे खमल बन गया, और उसकी जो थोड़ा सा सूक्ष्म भाग बना उससे आगे की धातुओं की वृद्धि होगी। मांस के बाद आता है मेद। ठीक है, मेदाग्नि काम करेगी और फिर से 3 चीजें बनाएगी। एक तो प्रसाद भाग से मेद बनेगा, मेद के हमारे शरीर में जो काम होते हैं उसको कंप्लीट किए जाएंगे। एक सूक्ष्म भाग बनेगा जिसके आगे की धातुएं पुष्टि होगी, और एक मल भाग बनेगा। मेद का जो मल होता है ये जननांग के मल होते हैं। यदि किसी फीमेल को ल्यूकोरिया की जो प्रॉब्लम होती है, यानी कि वाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो रहा है, या फिर जो जेनाइटल ऑर्गन में कुछ भी इरिटेशन हो रही है, गीलापन महसूस हो रहा है, किसी भी प्रकार की ऑयली सिक्रेशन हो रहा है, इन सभी कारणों में मेदाग्नि की दृष्टि होती है। सेम चीज होती है जेंट्स के साथ में।
यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके टेस्टिस स्कॉट्रम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, अब वो प्रॉब्लम आप कुछ भी बोलते रहो, चाहे वेरिकोसील बोलो, हाइड्रोसील बोलो, चाहे फाइमोसिस हो गया हो, फाइमोसिस नहीं, वो सर्जिकल प्रॉब्लम है, सॉरी या कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, ठीक है, जो बॉडी के कारण हो रही है, वहां पर मेदाग्नि की दृष्टि होती है, क्योंकि यहाँ से जो सिक्रेशन निकलते हैं उसको कंट्रोल, ये जो मल है, जो सिक्रेशन यहाँ के निकल रहे हैं, वो मेदाग्नि की वजह से निकले हुए मल है, ठीक है। ये मल निकले जिन्होंने मेदाग्नि के ऊपर काम किया, मेदाग्नि ने काम किया प्रसाद धातु के ऊपर, उसके 3 पार्ट बनाए, एक पार्ट से मेद धातु के कर्म हुए, दूसरे भाग से सूक्ष्म धातु बनी और तीसरे पार्ट से मल बना। और ये मल हमारे शरीर में कहां पर दिखेंगे? जेनाइटल ऑर्गन के आसपास दिखेंगे। अब यदि यहाँ की तुष्टि ज्यादा हो रही है, यहाँ पर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी मेदाग्नि की तुष्टि है। अब जो मेद धातु के बाद में अगली धातु आती है जो सूक्ष्म भाग बनाता, उसके ऊपर वापस रस रक्त मांस मेद, अब अस्थि काम करेगी, अस्थियाग्नि। अस्थि काम करेगी तो इससे 3 पार्ट बनाएगी, एक से तो बोन बनाएगी। अब जब हम यहाँ आयुर्वेद में अस्थि की बात करते हैं तो केवल बोन नहीं होते, सारे लिगामेंट, सारे टेंडोन और भी जो कुछ भी आपकी बोन को स्टेबलाइज करने के लिए काम करते हैं, वो सारी चीजें आपकी अस्थि के अंतर्गत काउंट होते हैं। बस अस्थि उसका कड़क फॉर्म है, बाकी उसके सॉफ्ट फॉर्म है, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से तीनों को अस्थि के अंतर्गत काउंट किया गया है। तो ये तीनों चीजें बनेंगी आपकी किससे? अस्थियाग्नि जब सूक्ष्म भाग के ऊपर काम करेगी। उसके बाद एक इसका साइड का सूक्ष्म भाग बनेगा जिससे आगे की धातुएं पोषण होंगी, और एक भाग बनेगा मल भाग। अब अस्थि के मल होते हैं आपके बाल, आपके नाखून, आपकी दाढ़ी मूंछ, आपके रोम के बाल, ये वास्तव में अस्थि अग्नि के वजह से बने हुए मल हैं। अब ये पॉइंट यहाँ पर बहुत जरूरी है कि यदि आपको हेयर की प्रॉब्लम है, आपके बाल पतले हो रहे हैं, बालों में कुछ प्रॉब्लम आ रही है और आप ऊपर से शैम्पू, तेल सब कुछ लगाए जा रहे हो, कोई फायदा नहीं होने वाला। कारण क्या है? क्योंकि इतना लंबा स्टेप है। सबसे पहले जठराग्नि ने काम किया, फिर रसाग्नि ने काम किया, फिर रक्ताग्नि ने काम किया, फिर मेदाग्नि ने मासाग्नि ने काम किया, फिर मेदाग्नि ने काम किया, उसके बाद अस्थिअग्नि आ रही है, तब जाके आपके ये जो बाल हैं, जो नाखून है, जो रोम है, वो बन रहे हैं। तो ये आपकी इन धातुओं की वजह से बनने वाले मल हैं, ठीक है। अस्थि अग्नि के बाद लास्ट में आती है मज्जा, मज्जा के बाद आता है शुक्र, और शुक्र के बाद आता है ओज, ठीक है। अब मज्जा और शुक्र, इन दोनों से कोई खास मल नहीं निकलते हैं। हमारी स्किन के जो भी हमारी स्किन के ऊपर छोटी छोटी चीजें होती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन सॉफ्ट रहती है, यहाँ से जो हमारे जो कुछ भी ऑयली सिक्रेशन होते हैं, वो ज्यादातर मज्जा धातु की वजह से होते हैं। शुक्र धातु को शुद्धतम धातु कहा गया है, इसका कोई मल नहीं होता, ठीक है। शुक्र धातु को अंतिम धातु बोला गया है, ये पूर्ण रूप से स्वच्छ होती है, इसका कोई मल नहीं होता। शुक्र के बाद भी लास्ट में आता है ओज। ओज को मॉडर्न साइंस में कहीं पर भी कुछ भी डिस्क्राइब नहीं किया गया, लेकिन हम सब जानते हैं कि ओज एक चीज होती है, कुछ ना कुछ एक चीज होती है जो व्यक्ति के लास्ट में बनती है, और आयुर्वेद के हिसाब से इसे परम धातु कहा गया है। अल्टीमेटली आपके शरीर में जो काम है वो ओज को करना होता है। यही वो चीज है जो आपकी बॉडी में प्रसन्नता को बनाए रखने का काम करती है, आपके दिमाग को एक्टिव रखने का काम करती है, आपकी स्किन को ग्लोइंग रखने का काम करती है, आपको ओवरऑल एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग देने का काम करती है। पर ये बनती है लास्ट में। इतना लंबा स्टेप है। सबसे पहले आहार, फिर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और अंत में ओज का निर्माण होगा। ये पूरा स्टेप आप लोगों को समझना जरूरी था कि आहार पाक का जो क्रम है, कैसे आपके शरीर का पोषण होगा, कैसे आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, उसको जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारी आप लोगों ने एलोपैथी की चीजें सीख ली, थायराइड सीख लिया, और बड़े बड़े चीजें सीख डाली कि हार्मोन्स होते हैं, पीसीओडी होता है, फलानी प्रॉब्लम होती है। कल किसी ने अपॉइंटमेंट बुक किया था कि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, किसी और ने अपॉइंटमेंट बुक किया था कि एएमएच, एंटी मुलेरियन हार्मोन की एब्सेंस है। आपने बहुत सारी चीजें सीख ली, थोड़ा सा आयुर्वेद भी सीख लो। चलो, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।